नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और सरकार दावा करते आ रही है लगातार कि आत्मनिर्भर बनो और देश तरक्की की ओर बढ़ेगी। यहाँ तक कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चला गया है। लोग लगातार त्राहिमाम की स्थिति में बने हुए हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ की एक पैनल में बैठे हुए हमारे साथ जो हैं आलोक आज़ाद जी, और हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर देश में बेरोजगारी जिस चरम पे है इसका क्या निवारण होगा और सरकार की नीयत क्या कहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। क्या लगता है, चूँकि देश का जो एक युवा वर्ग, जो युवा पीढ़ी है, इसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। एसएससी रेलवे का जो बहाली निकाल करके उनको अधर में लटका दिया जाता है। तमाम तरह की चीज़ें, बिहार की भी अगर दशा देखें तो शिक्षकों की हाल भी वही है। पूरे देश में एक तरह से यूँ कह लीजिए कि इमरजेंसी वाला सिचुएशन लगा है। लोग भूखे मरने के नौबत आ गई है। आखिर युवा पीढ़ी क्या करे, इस पर आपका क्या कहना होगा? जी बिल्कुल, कोरोना संकट के कारण तो अर्थव्यवस्था तो बहुत बुरी तरह से धराशायी होते जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार के मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है। सरकार इसका प्रबंधन नहीं कर पा रही है। आज देखेंगे अगस्त में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो 9.7 हो चुके हैं, और यही अगस्त के पहले जुलाई में 7.3 था। तो इतना तेजी से रेशियो बढ़ रहा है। अगस्त में लगभग 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। उन लोगों की जिनकी नौकरियां जा रही हैं उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। आखिर ये जो बेरोजगारों की जो लंबी फौज खड़ी हो रही है, इनके लिए सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। और सरकार का सारा योजना फेल है इस मामले में, बेरोजगारों के मामले में, रोजगार के मामले में। जो अभी आप देख रहे हैं कि ये लगातार जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं या बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके तमाम नेता कि आत्मनिर्भर बनो। ये कौन से आत्मनिर्भर बना रहे हैं? बेरोजगारी चरम पे है, जीडीपी गिर रही है, साथ ही साथ जितने वैकेंसीज आप निकाले थे उसकी अब तक आपने बहाली नहीं ली। दूसरी बात, जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन को दबाया जा रहा है। तो ये किस तरह का आत्मनिर्भर? आखिर हम मान लीजिए कि अगर एमएसएमई के तहत लोन लेने जाते हैं तो भ्रष्टाचार इतने चरम पे है कि आपको 10% 15% बैंक को देना होता है, तब जाकर को आपका लोन अप्रूव करेगा। लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कब मिलेगा? आज हम बेरोजगार हैं, कल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, 6 महीने बाद हमको लोन मिलता है। इतने दिनों में हम क्या खाएं? सवाल ये है, बेसिक सवाल। लेकिन यहाँ सरकार सिर्फ एक ही मुद्दा उठा रही है कि आत्मनिर्भर बनो। तो आखिर आत्मनिर्भर कैसे बने? बिल्कुल, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का यह कहना है कि दुकानें बंद रहेंगी लेकिन ब्याज चालू रहेगा। बिल्कुल। लोगों को नौकरियों से हटाया जाएगा लेकिन लोगों को किस्त देना चालू रखना है। इंटरेस्ट लेना बंद नहीं करेगी। सरकार अपनी कोई चीज़ छोड़ नहीं रही है, ना इंटरेस्ट छोड़ रही है, ना किसी भी तरह की कोई सुविधाएं दे रही है। सरकार का कहना है कि 20 लाख करोड़ रुपए हम लोग सहयोग दे रहे हैं। तो क्या सहयोग दे रहे हैं उसमें आप देखेंगे, उसमें बहुत सारा जो पैरामीटर जो बनाए गए हैं उसमें 20 लाख करोड़ में दिया गया है। जिन कंपनियों ने सरकार के यहाँ काम कर रखी है पहले से, उनका जो पेमेंट ड्यूज है उसको इसी में से दे रहे हैं। तो ऐसे भी हमारा पैसा आप इस माध्यम से दे या उस माध्यम से दे, आपको देना तो था ही था, तो फिर आप उसको 20 लाख करोड़ का ये पैकेज कैसे बना रहे हैं? तो सरकार तो बस घूम रही है अपने हिसाब से। अब वित्त मंत्री जी कहती हैं कि भाई तो भगवान का आपदा है कोरोना। इतने सालों से जो टैक्स लिए जा रहे हैं, हर डेग पे टैक्स लोगों को पे करना पड़ता है। सरकार आखिर उन टैक्सों का फायदा कब देगी? अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है। जीडीपी अभी पिछले 70 सालों की बात हमेशा होती है। हम और आप जिक्र करते हैं, कोई भी डिबेट होता है, कोई कार्यक्रम होता है, उसमें 70 सालों की जिक्र हमेशा होती है। 70 सालों में देश में क्या हुआ? 70 सालों में जो नहीं हुआ वो अभी हो रहा है। जीडीपी पहली बार -23.9% पे आ चुकी है। अब बेरोजगारी का आंकड़ा आकाश छू रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा 9.7 के करीब पहुंच चुका है, जो हर महीने बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। सिर्फ अगस्त में 50 लाख लोगों की नौकरियां जा रही हैं।
जितनी भी प्राइवेट आप स्कूल्स की बात कर लें, स्कूल्स में जितने भी टीचर हैं उनको पढ़ाने का घंटा टाइम बढ़ गया है। नेट के माध्यम से, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन उनका जो वेतन है वो जिनको 25,000 वेतन था उनको 8,000 और 5,000 में कटवाया जा रहा है। तो उनका वेतन में कटौती हो रही है। उसके अलावा जो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड के स्टाफ हैं, बहुत सारे विभागों में उनको लंबे छुट्टी पे भेज दिया गया है अवैतनिक। सरकार के विभागों में हमने आपने देखा भी है कि एयर इंडिया 40% कर्मचारियों को अवैतनिक 6 साल की छुट्टी पे भेज दिया। तो आप 6 साल की छुट्टी पे भेजते, बहुत अच्छी बात है, 6 साल की छुट्टी है तो उनको भी अपने जीवन में कुछ समय निकालना चाहिए अपने परिवार के लिए, लेकिन 6 साल खाएंगे क्या, इसका भी तो आपको व्यवस्था करना चाहिए। अवैतनिक छुट्टी पे भेज दिए तो अवैतनिक छुट्टी पे जाके क्या करेंगे, घर पे खिलाएंगे किसको क्या? तो जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है आप उनको छोड़ दे रहे हैं। ये सरकारी विभागों में भी ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, प्राइवेट स्थितियों में तो बहुत ही खराब स्थिति है। अच्छा, ये रेलवे का निजीकरण जो लगातार आप सुनते आ रहे हैं कि इस स्टेशन को बिरला को दे दिया गया, इस स्टेशन को अडानी को दे दिया गया। दूसरी सवाल कि ये जो निजीकरण हो रही है, सवाल सबसे बेसिक है कि लोग कहता है, जैसे सरकार कह रही है कि ये रेलवे घाटा में चल रहा है। बिल्कुल। हम ये सिंपल सा लॉजिक है जो आम आदमी के दिमाग में ये उपज भी हो सकती है, होता भी है कि अगर रेलवे घाटा में है तो फिर अडानी खरीद क्यों रहा है? आप कोई घाटा का सौदा खरीदेंगे? आप खरीदेंगे? बिल्कुल सही बात है, नहीं खरीदेंगे। तो जब घाटा में है तो फिर अडानी कैसे खरीद रहा है? और अगर वो खरीद भी रहा है तो वो फायदा में होगा कैसे? देखिए, देश में कुछ खास वर्गों के द्वारा एक तरह का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें सरकारी विभागों को लॉस में दिखाया जाता है। सबसे अच्छे विभागों को लॉस में दिखाया जाता है, घाटा दिखाया जाता है। उसके लिए नेशनल स्तर पे माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भाई सरकारी ये विभाग यहाँ है, सरकारी है इसलिए खराब है, और जैसे ही बिकता है वो आगे बढ़ जाता है। आप देखिए, हमारा स्थिति तो देश की ये है कि हमारा जो है तो लाल किला भी प्राइवेट कंपनियों को मैनेजमेंट के लिए दे दिया जा रहा है, तो स्टेशनों को दिया जा रहा है। जब वो स्टेशन घाटा में है, हम पटना रहने वाले हम लोग पटने की बात करते हैं, पटना स्टेशन को प्राइवेट कंपनी को देने की बात हो रही है। तो जब रेलवे को पटना जंक्शन से फायदा नहीं हो रहा है तो कोई प्राइवेट कंपनी सोशल वर्क तो करेगा नहीं। पूरे कोरोना काल में एक भी हॉस्पिटल का नाम बताइए प्राइवेट क्षेत्र का जिसने सोशल वर्क में कहा हो कि हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट का फ्री उपचार होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। जो करने वाले भी वो सरकार से लेते हैं तभी करते हैं। तो उस स्थिति में पटना रेल हो या कहीं का भी कोई रेल स्टेशन हो, ट्रेनें हो, कुछ किसी भी चीज़ का यदि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कोई प्राइवेट कंपनी यदि इंटरेस्ट ले रही है, टेंडर भर रही है, उसका मालिकाना हक ले रही है तो कहीं ना कहीं से उसको आमदनी दिख रहा है, प्रॉफिट है तभी कर रही है। और ये तो है कि आखिर और ये प्रॉफिट क्यों दिख रहा है सरकार? और ये कौन सी नीति है कि पटरी सरकार का, स्टेशन सरकार का, टिकट चेक करने वाले सरकार के, ट्रेन सरकार का, ट्रेन को उपलब्ध कराने वाला बिजली तक सरकार का है, सारा मैनेजमेंट, सारा सिस्टम, सारा कुछ सरकार का है, ट्रेन सरकार का है। ट्रेन चलाने वाले प्राइवेट रहेंगे। ये कौन सा सिस्टम है? आम आदमी, गरीब आदमी जो उस ट्रेन से सफ़र कर रहा था, अभी कुछ प्राइवेट क्षेत्र के ट्रेन चल रहे हैं, सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट पटरी बच गया हो, प्राइवेट स्टेशन से खुलती हो, प्राइवेट स्टेशन पहुंचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारा सरकार का सिस्टम है। ऑपरेटर सिर्फ प्राइवेट वाले हैं और जो 1,000 पैसा कलेक्ट करने का काम उनका है और उसके एवज में वो 1,000 का टिकट 2,000 में बेच रहे हैं। उनके लिए गंतव्य तक स्पेशल रूट दिया गया है कि भाई 12 घंटा में पहुंच जाएगी। सरकारी ट्रेनें क्यों नहीं पहुंच रही 12 घंटा में? सही बात। जियो जैसी कंपनी आती है, कहाँ से कहाँ चली जाती है। BSNL खटारा क्यों है? बेचने की बात क्यों होती है? अच्छा, इन तमाम चीज़ों को चूँकि अगर हम जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से घोटाला कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जो धांधली हुई, घोटाला हुई, इसको बीजेपी ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके प्रोपेगेंडा बनाया, मीडिया में भी उछाला गया, सरकार गिर गई। 2 बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी के साथ भी यही नौबत आ रही है कि तमाम चीज़ों का निजीकरण कर देना
अभी एक जो लगातार देश में चल रहा है युवाओं के साथ, जो रेलवे के इतने बड़े कर्मचारी हैं जिनकी छटनी की जा रही है, जिनका 50 साल से ज़्यादा का उम्र हो गया है या फिर 50 साल के अंदर वाले, तो इस छटनी का भी दौर चल रहा है। आखिर इनको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट देने का क्या कारण था? सबसे बड़ी बात है, युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है, वैकेंसियां आ नहीं रही हैं, लड़के सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और 50 साल पूरने पे आप नौकरी से हटा रहे हैं। तो नए लोगों की एंट्री हो नहीं रही है, जो है उनको 50 पे आप हटा रहे हैं। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं ये पता ही नहीं चल रहा है देश के युवाओं को, ना देश के 50 साल अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय सरकार के सेवा में देने वाले कर्मचारियों को ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर किस गलती की सजा आप हमको दे रहे हैं कि 50 साल में आप हमें हटा दे रहे हैं। युवा ये सोच रहे हैं कि भाई 50 साल पे वो हट रहे हैं तो हम युवा आएंगे, लेकिन उनके लिए वैकेंसी आती ही नहीं है। बस इधर से निकल वैकेंसी लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन वो वैकेंसी सब लुप्त होते जा रही हैं। डायनासोर जैसे लुप्त हुआ वैसे ही वैकेंसियाँ लुप्त होते जा रही हैं। अच्छा, ये क्या सब जैसे चूँकि अभी जिस तरह का सिचुएशन है कि बहाली निकालना, 2 साल तक एग्ज़ाम लेने के बाद लटका देना, रिजल्ट नहीं देना, एग्ज़ाम हुआ भी तो फिर साल भर बाद रिजल्ट देना, रिजल्ट होने के भी 2 साल बाद, मतलब एक वैकेंसी को कंप्लीट करने में एक पूरे सरकार का 5 साल निकल जाता है और तब भी वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाता है। फिर अगली बार उसी की सरकार आती है और अगली बार भी सेम चीज़ के लिए दौड़ते रहते हैं। तो किस तरह का नीति सरकार क्या कर रही है इस पर और क्यों ऐसा करती है? आपको कुछ इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे? बिल्कुल, सरकार का युवाओं पे कोई फोकस ही नहीं है। देश के युवाओं के लिए सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। देश का युवा तो सड़क पर है, सड़क पर नहीं होता तो बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी नहीं होती। सड़क पर सरकार कहती है कि भाई आप बीटेक पकौड़ा बेचना भी जो है एक उद्यम है। बीटेक करके बच्चे पकौड़ा बेचेंगे, MBBS करके पकौड़ा बेचेंगे, लॉ करके पकौड़ा बेचेंगे, PG करके पकौड़ा बेचेंगे, BDS करके पकौड़ा बेचेंगे, मैनेजमेंट की डिग्री लेके पकौड़ा बेचेंगे, क्या क्या करके पकौड़ा बेचेंगे। सबसे बड़ी बात मेरी यह प्रश्न है, पूरा देश यदि पकौड़ा बेचेगा तो खाएगा कौन? वही सवाल। दूसरा निर्भर हो कि खुद का व्यवसाय दूसरा है कि मार्केट में तो कुछ बिक नहीं रहा है, आर्थिक मंदी छाई हुई है और गंभीर स्थिति है। तो जब पकौड़ा खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो आत्मनिर्भर पकौड़ा वाला कैसे होगा? बिल्कुल। तो इसके लिए भी तो कोई योजनाएं होनी चाहिए। आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको 10 रुपए का लोन बिना गारंटी का देने को बैंक तैयार नहीं है। आप चाहे तो आप देख सकते हैं खुद से भी जाके। आप बोले मैं चल के दिखाऊंगा, है कि 4 लाख तक बिना गारंटी का लोन मिलना है, कितने युवाओं को मिलता है? हमने तो शुरुआत में कहा बैंक लोन तो देगी, लेकिन कह रही है कि अगर 1 लाख रुपए आप लोन लेते हैं तो 10,000 रुपया मेरा कमीशन हो गया, प्रोसेसिंग फी हो गया वगैरह, करते करते 25,000 रुपया काट लेते हैं। आप इंटरेस्ट 1 लाख का भर रहे हैं, लेकिन आपको मिलता कितना है? 75,000। और ये बिहार के हर उस बैंक की हालात है जहाँ पर लोग लोन लेने जाते हैं। तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि हम आत्मनिर्भर बने? बेरोजगारी चरम पे है। रोजगार करने के लिए अगर युवा लोन भी ले रही है तो उसको वहाँ पर भी छाला जाता है। देखिए, पेपर वर्क इतना है कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको बैंक इतना पेपर मांगेगा, इतना पेपर मांगेगा। आप मुझे एक बात बताइए, जिसके पास 10 लाख रुपए का चल या अचल संपत्ति होगा वो 50,000 और 1 लाख के लिए बैंक में क्यों जाएगा? सही बात है। तो आप 50,000 और 1 लाख के लिए बैंक में जाते हैं, आप उससे बोलते हैं कि प्रॉपर्टी कितने का है, उसका पेपर दीजिए, ये दीजिए। आप बेरोजगार के डिग्री पर लोन का व्यवस्था करें ना। बिल्कुल। कि आपने PG किया है तो आपको आप अच्छा आइडिया लेके आइए, आपको 5 लाख का लोन देंगे, आपके डिग्री पर देंगे, आपके ज़मीन पर नहीं देंगे, आपके डिग्री पर देंगे। आपने 10th किया है तो आपको हम 1 लाख का लोन देंगे। उससे बच्चों का पढ़ाई के प्रति भी रुझान बढ़ेगा कि भाई PG कर लेंगे तो 5 लाख का हमको लोन मिलेगा तो हम व्यवसाय कर सकेंगे। तो पढ़ाई का स्तर भी बढ़ेगा, बच्चों को लोन का भी स्तर मिलेगा। आखिर आप जब बच्चों को रोजगार की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर बनेगा कैसा? जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो बनेगा कैसे? जिसके पास
माता पिता का कमाया हुआ प्रॉपर्टी है तो आत्मनिर्भर है ही, बेरोजगार भी है तो माता पिता खिलाते ही है, एक तरह का आत्मनिर्भरता ही है। सवाल तो मकान किराया पे लगा के किराया खा रहे हैं तो सवाल तो ये है ना कि आखिर आप सिर्फ नारा देकर के मुकर नहीं जा सकते ना। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से मन की बात नरेंद्र मोदी साहब का जो था उसमें काफ़ी डिसलाइक मिला। ये क्या था? ये युवाओं का गुस्सा था। अभी लगातार ट्विटर पर भी बेरोजगारी के खिलाफ कैंपेन शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी लोगों में डर इस बात का है जो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, जो पब्लिकली उतर नहीं रहे सड़कों पर। जितनी बेरोजगारी है उतने मात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, कहीं ना कहीं किसी बात का डर रहा होगा इन्हें। देखिए, अभी तो विभागों का हालत है कि सब प्राइवेटाइजेशन जोरों पर है। 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड की जो भी जो नौकरियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया गया है, प्राइवेट फर्म को दे दिया गया, वेंडर कंपनी बना के उनके द्वारा लोग आते हैं। सरकार के विभागों में हर जगह चल रहा है, नियोजन का सिस्टम आ गया है। अभी जो नियोजितों की जो नई सेवा शर्त आई है उसमें प्रधान अध्यापक का पद खत्म करके प्रधान अध्यापक कर दिया गया है। प्रधान अध्यापक था पहले, प्रिंसिपल था, अब प्रिंसिपल का पद हटा करके प्रधान अध्यापक कर दिया गया है। तो समझने की बात है कि आप आंकड़ों की जादूगरी, नाम की जादूगरी कर रहे हैं। अब नियोजित शिक्षक हटा के नियुक्त शिक्षक कर देते हैं। तो सरकार हटा रही है, लेकिन सरकार व्यवस्था क्या करना है वो तो नहीं कर रही है। सरकार तो एक फौज को तैयार कर रही है जो बंधुआ मजदूर के जैसे काम करते रहे, उनके जीवन में खुशहाली नहीं आए, मतलब ना जिंदा रह सके और ना मर सके। कैसे देखते हैं आने वाले भविष्य युवाओं का कैसा होगा? क्योंकि जिस तरह का हालात अभी देश में है, जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी का ग्रोथ गिर रहा है, युवाओं को लगातार छला जा रहा है, अलग अलग एजेंडा बना के उनको बहलाया जा रहा है, अलग अलग बातें कह के उनको बरगलाया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या उम्मीद करें कि आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी और आने वाले समय में युवाओं का क्या होना है? देखिए, अभी का जो स्थिति है, अभी युवाओं के लिए बहुत भयावह स्थिति आने जा रही है। चूँकि नौकरियां ख़त्म होते जा रही हैं, लगातार ख़त्म हो जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रिपोर्ट है कि भारत में बेरोजगारी के दर बढ़ते जाएंगे और लगातार बढ़ते जाएंगे। सरकार के संभालने भी नहीं संभलेंगे, योजनाओं की कमी है। तो गंभीर स्थितियां तो होने जा रही है, लेकिन इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है, क्या मैनेजमेंट करती है, अभी तक तो कोई खास प्रोग्राम इस मामले में नहीं दिखा। सरकार का 20 लाख करोड़ में से 1 रुपया भी बेरोजगारों को मिला वैसा नहीं दिख रहा है। बहुत लोग प्रयासरत हैं, कहीं हम लोग तो देख रहे हैं आसपास में, किसी को उसमें से बस पेपर में पढ़ने को मिलता है। कब तक पहुंचेगा ये नहीं पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है तो पहुंचेगा ही, सरकार की योजनाएं हैं तो पैसा पहुंचेगी ही, लेकिन कब तक पहुंचेगी ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कोरोना काल में इलाज का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हैं, अस्पताल में भर्ती करने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, बिहार में चुनाव है, बेरोजगारी के आंकड़े क्या बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए को स्वाद फीका कर सकता है क्या? देखिए, आज का जो चुनाव होता है वो बेरोजगारी के आंकड़ों पे नहीं होता है। आज का चुनाव युवाओं के नौकरी पे नहीं हो रहा है। आज का चुनाव बढ़ते अपराध पे नहीं होता है। आज का चुनाव प्रमुख शिक्षा का स्तर बढ़ाना है उस पर नहीं होता है। जो मूलभूत हैं उन पे तो होती ही नहीं है। कभी आप नहीं देखे होंगे किसी ने कहा हो कि भाई हमारे यहाँ नाला नहीं इसलिए हम वोट नहीं देंगे। नेता कहेंगे कि हम नहीं, आपके मोहल्ला में नाला नहीं बनवाया इसलिए हम आपके यहाँ वोट लेने नहीं आएंगे। आपको लगता हो काम करने लायक हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो अपना काम गिनाते हैं और कहते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, तो काम तो दिखता नहीं है, फिर भी वोट दीजिए। यही राजनीति। और बिहार की राजनीति जो है वो समर्थक बेस्ड है। हर तबका का है कि यह तबका इनके साथ है, वह तबका इनके साथ है। पार्टियां भी देखती है, जातीय समीकरण हमारे पक्ष में है। पार्टियां विकास और काम पे ध्यान कम देती हैं और जातीय समीकरण पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि आरजेडी जो महागठबंधन है क्या ये वापसी करेगी या नीतीश कुमार फिर से बने रहेंगे?
देखिए, अभी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, चूँकि चुनाव का घोषणा होने के बाद फिर हालांकि सरकार के माहौल तो जो भी सरकार सत्ता में होती है तो इसके खिलाफ तो माहौल होता ही है, बनता ही है। अब उसको तेजस्वी जी कितना भजा पाते हैं देखने की बात होगी। और अभी सीट बंटवारा का भी स्थिति है, अभी तो एनडीए में लड़ाई हो रहा है, भाजपा लोजपा जदयू में सीट बंटवारा का हो रहा है। लोजपा रोज थ्रेटनिंग दे रही है बिहार में एनडीए के बड़े भाई जदयू को। तो ये थ्रेटनिंग का स्तर कहाँ तक जाएगा उसके हिसाब से ही बहुत कुछ डिसाइड होगा। बिहार की आम जनता डिसाइड करेगी कि हमको किनको वोट देना है किनको नहीं देना है। सरकार के मामले में बहुत सारे लोग सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का मामला देखिए, वो तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को तो कोप भाजन बनना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अंदर खाने भी यदि शांत होता एनडीए, शांत होता यूपीए, तब कुछ कहा जा सकता है। मांझी जी भागे जा रहे हैं, मुकेश सहनी जी के लिए हो रहा है कि वो मुकेश सहनी भी मांझी जी के रास्ते पे बढ़ सकते हैं। वहाँ एनडीए का प्रमुख घटक और बिहार में सरकार चलाने वाली जदयू के मुखिया नीतीश कुमार जी से लोजपा का 36 का आंकड़ा हो चुका है। कालिदास से लेकर और क्या क्या उपाधियां दी जा रही हैं अपने गठबंधन के नेताओं को, लगातार बिल्कुल बहुत सारी उपाधियां दी जा रही हैं। शब्दों की सीमा इस चुनाव में 2020 के चुनाव में मुझे लगता है कि बिहार में टूट जाएगा। इतने नए नए शब्द आ रहे हैं और जनरेट किए जा रहे हैं। पहले इन शब्दों के साथ चुनाव मुझे लगता है नहीं होता था, हम लोगों ने कभी नहीं सुना। आज की डेट में शब्दों का तो सीमा ही टूट गया है। अब तो कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा कुछ समझ में ही नहीं आता इस मामले में। स्तर गिरता जा रहा है राजनीति का। अभी जो एक नया खबर सूत्रों से पता चल रहा है कि जैसे आरजेडी महागठबंधन में आरजेडी की जो सीट चुनाव लड़ने की बात हो रही है वो 130 पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को 20 से 25 सीट देने की बात चल रही है। कांग्रेस 45 से 50 सीट पे लड़ने की बात कर रही है। जीतन राम मांझी के जाने से उपेंद्र कुशवाहा को तो लाभ हुआ, लेकिन मुकेश सहनी जो लगातार आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने हमको सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया है, 20 से 25 सीट देने का वादा किया है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि उनको 10 से 12 सीट ही दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं आज की बात करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि यूपीए में सीएम के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा रह रह के जागृत हो रही है। जबकि आरजेडी ने क्लियर कहा है कि तेजस्वी जी के चेहरा पे ही चुनाव होगा, तेजस्वी ही यूपीए के चेहरा होंगे। कांग्रेस ने भी विरोध किया था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है और हम समझते हैं कि यूपीए ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और जो नहीं किया उनको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा तेजस्वी यादव के चेहरे पे। लेकिन उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि एनडीए में बहुत सारे, यूपीए में बहुत सारे सीएम के फेस हैं। आज का उनका वक्तव्य है, तो कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, दुविधाएं चल रही हैं। मुकेश सहनी जी के बारे में आज सुनने को मिल रहा है कि मुकेश सहनी जी भी जा सकते हैं जीतन राम मांझी के रास्ते पे एनडीए में। तो मुकेश सहनी जी का 2 दिन पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी बातचीत हो चुकी है और सीटों के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी सीटों की हमारी बात थी वो मिल जाएगी मुझे। एक निजी चैनल पे पूछा भी गया था उनसे कि 25 सीटें आपको मिल रही है, तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया था कि ये आपको कैसे पता चल गया। वही है ना कि जहाँ तो वो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि 25 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इनको 10 से 12 सीट से ज़्यादा महागठबंधन में नहीं मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है रोज वीआईपी पार्टी की स्थितियां बदल रही हैं। कभी खुश होकर कहते हैं कि भाई 25 सीट पे हम लड़ रहे हैं, आपको कैसे मालूम चल गया। कभी कहते हैं कि भाई मांझी के रास्ते पे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत कुछ नहीं बन पाया है उनका सिस्टम। सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, इसके कारण पेच फंसा हुआ है। इन सब के बावजूद अगर इन तमाम चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो इसमें अगर बात करें हम सीएम के चेहरा की, तो जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में और भी चेहरे हैं, तो सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव के अलावा उपेंद्र कुशवाहा सीएम मटेरियल नहीं है? सबसे बड़ी बात थी सीएम मटेरियल होने से थोड़ी हो सकता है। मैं भी कह सकता हूँ मैं सीएम मटेरियल हूँ,
अनुभव के तर्ज पे जो उनका अनुभव रहा है राजनीतिक। नहीं बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पे यदि सीएम बनना होता तो जदयू के मुख्यमंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह होते, प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। मुख्यमंत्री से ज़्यादा अनुभवी है वो। हर राज्यों में देखा जा सकता है। झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं अभी हेमंत सोरेन जी, उनसे भी बहुत अनुभवी लोग हैं। बिहार में आरजेडी में तेजस्वी से ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो अनुभव के आधार पे नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पे परिवारवाद और पार्टी का जो निर्णय है, दो फैक्टर काम करता है, दोनों में से जो भी काम कर जाए हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यूपीए का जो सीट 243 में जो सीट बंटवारे की जो चर्चाएं हो रही है, उसके मुताबिक यह हो रहा है कि 150 सीट पर 150 से 152 सीट पर आरजेडी लड़ेगी और 91 से 93 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को अपने कोटे में से रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को सीटें देनी है, उनको अपने कोटे में से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सीट देनी है, सीपीआई को, और उनको अपने पास से सीपीआई एमएल को भी देनी है। सीपीआई और सीपीआई एमएल और साथ नहीं सीपीआई नहीं, सीपीएम और सीपीआई एमएल को देना है और उपेंद्र कुशवाहा जी को देना है, और कांग्रेस खुद भी लड़ेगी। टोटल 91 से 93 सीट पे। और यहाँ 150 सीट जो 150 से 152 सीट इनके पास बचता है, इसमें इनको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को देनी है और ये वीआईपी पार्टी को देनी है और जीतन राम मांझी जी को देनी है। खैर वो तो जा चुके हैं। इन दोनों को देनी है। आरजेडी 130 से कम सीट पर लड़ने के लिए तैयार नहीं, जैसा सूत्रों के से खबर आ रही है। तो मैं बता रहा हूँ सीपीएम नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो है वो 18 सीटें मांग रही है चुनाव लड़ने के लिए। वीआईपी पार्टी 25 सीट कम से कम लड़ने की बात कर रही है। तो वीआईपी पार्टी और दोनों मिला के 43 सीट हो जाता है। तो 152-50 पे लड़ेंगे तो आरजेडी के लिए बचता है लगभग 110 सीट, 108 से 110 सीट बचता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी मांगे वहां पूरी होने जा रही है। इधर कांग्रेस 80 सीटों पे लड़ना चाह रही है, कम से कम वो 65 से 70 सीटों पे लड़ना चाह ही रही है। 65 सीट पे 65 से 70 सीटों पे 70 सीट पे लड़ता है तो 21 सीट उनके पास बचता है। 21 सीट में उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे खुश होंगे, सीपीआई एमएल कैसे खुश होगी, सीपीएम कैसे खुश होगा। तो बहुत बड़ा टास्क है, सभी की अपनी अपनी मांग है। सीपीआई एमएल है वो लगभग 35 सीट पर से 40 सीट पर लड़ना चाह रही है। सीपीएम 10 सीट पे लड़ना चाह रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी अपना बड़ा मांग है। 25 सीट पे तो लड़के वहीं से आए, 23 सीट पे लड़के तो एनडीए से ही आए थे। तो जाहिर सी बात है कि 23 तो कम से कम लड़ेंगे ही, उससे ज़्यादा ही लड़ना चाहेंगे। तो 23 सीट या 20 सीट पे लड़ने वाला सीएम कैंडिडेट कैसे हो सकता है, जिसके पास मेजोरिटी का एमएलए जिसके पार्टी के पास नहीं हो, वो कैसे हो सकता है। सबकी किस्मत मधु कोड़ा वाली नहीं होती है। सही बात है कि सिंगल विधायक निर्दलीय होते हुए मुख्यमंत्री बन जाए। अब राजनीति हालांकि संभावनाओं का खेल है, हो सकता है कि कल मौका मिल जाए किसी को। और जैसे बहुत ही अहम बात है कि अगर जैसे हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जो भी बने, चाहे महागठबंधन में हो, तेजस्वी बने या जिनको उन लोग चाहें, पार्टी उनकी चाहें, सवाल ये है कि कन्हैया कुमार जो अभी आरजेडी के साथ मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीआई के आने से कहीं ना कहीं गेम बदलता दिख रहा है बिहार में। आपको क्या लगता है कितना प्रभावी हो सकता है ये? देखिए, कन्हैया कुमार तो फैक्टर होंगे और मुझे लगता है पिछले चुनाव में भी यूपीए का कन्हैया कुमार से यदि गठबंधन हो गया होता तो हो सकता है कि लोकसभा का सफर तय कर लिए होते हैं। और हमको लगता है कि बेगूसराय जीत लिए होते जैसा लग रहा था। लेकिन खैर अब तो जो है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार का यदि अलायंस होता है तो दोनों मिलकर कुछ युवाओं को, बिहार के युवाओं को आकर्षित कर पाएंगे, कुछ बिहार के आदमी में कुछ चेंजिंग ले आ पाएंगे। लेकिन वो तो समय की बात है, कहाँ तक क्या हो सकता है, क्या ला सकते हैं, और ये भविष्य की बात है, देखने की बात है। युवाओं, तेजस्वी जी के पीछे युवाओं का तो लंबा फौज दिख रहा है, कन्हैया कुमार के पीछे भी दिख रहा है। दोनों के पीछे जो फौज दिख रही है, दोनों का अपना अपना सामाजिक आधार भी है। जो फौज है, जो युवा जो है, उन युवाओं का सामाजिक आधार है। एक खास सामाजिक आधार के युवा तेजस्वी यादव के पीछे हैं और एक खास सामाजिक आधार के युवा
कन्हैया कुमार के पीछे हैं। दोनों युवा यदि एक होके और एक साथ करते हैं तो हो सकता है कि कुछ बड़ा चेंजिंग आए। लेकिन चूंकि बिहार की जो राजनीति है वो जातीय आधारित हो जाती है, तो इस स्थिति में कितने जातीय समीकरण टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। हालांकि भविष्य है, बदलाव आ रहा है, युवा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे हर जगह हावी है। चुनाव का भी सिस्टम बदल रहा है, मैनेजमेंट बदल रहा है। पहले लाउड स्पीकर से प्रचार हुआ करता था, घर घर जाके पोस्टर छापा जाता था, सटाया जाता था। अभी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती थी, अभी वेबिनार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन डिजिटली लेटर दिया जा रहा है, पत्र दिया जा रहा है, हैंडबिल दिया जा रहा है, उसी माध्यम से हो रहा है। तो कितना इस बदलाव से युवा किस करवट बैठते हैं, किधर जाते हैं, ये तो आगे की बात है। लड़ाई बहुत टफ है बिहार में, यह तो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में। चूँकि लगातार हम आपसे चर्चा में करते रहेंगे अलग अलग एपिसोड में, क्योंकि बिहार की चुनावी जो सरगर्मी है इस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर रोज़ नई रंग देखने को मिलते हैं, हर रोज़ बदलाव होते रहता है। तो इसके साथ ही अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। जी धन्यवाद। तो बिहार के चुनावी मुद्दे से लेकर के चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। और आलोक आज़ाद जी जो कि एक राजनीतिक सलाहकार भी हैं और साथ ही साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हमने इनसे चर्चा करा। तमाम मुद्दों पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे और बिहार की चुनाव पर हमारी नज़र खास बनी हुई है। आपको हर पल की अपडेट मिलते रहेगी और साथ ही साथ बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और सरकार विपक्ष में किस तरह की घमासान हो रही है, किसको कितने सीट मिलने जा रहे हैं, किसको क्या हासिल होगा, कौन सरकार बनाएगा, ये तो देखने की चीज़ है। लेकिन बिग न्यूज़ 9 के साथ बने रहिए और बिहार की राजनीति से जुड़े हर पल की खबर देखते रहिए।